जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों के देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, G20 की मीटिंग तो बस अब इस हफ्ते है, जी लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसने मेगा ट्रेनिंग एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ त्रिशूल के नाम से जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ये जो ड्रिल्स हैं ये 4 से 14 अप्रैल के दरमियान होंगी, सितंबर सॉरी सितंबर में होंगी। उधर 9-10 सितंबर को G20 है, 4 से 14 ये है, और ये सारे जितने भी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के जितने सेक्टर हैं इनके ऊपर ये होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडिया को क्या ज़रूरत है? ये क्या इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान और चाइना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव कर सकते हैं, कि इंडिया का इतना बड़ा जो डिप्लोमेटिक शो है उसको ख़राब कर सकते हैं? शी जिनपिंग ऑलरेडी नहीं जा रहे। व्हाई इंडिया हैड टू डू दिस? दिस इज समथिंग एन एग्रेसिव पोस्चर। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, उसके दो चीजें हो सकती है, या तो इट इज फुलफिलिंग ए मिलिट्री रिक्वायरमेंट या इट्स फुलफिलिंग ए फॉरेन पॉलिसी रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है कि द एयरफोर्स डज वांट टू डू दोज एक्सरसाइजेस इन केस। देखिए, अगर आप जाके देखें पुरानी जंगों में एयरफोर्स का ज़्यादा रोल नहीं रहा है। इंडिया की जो जंगें हुई हैं पिछले, जो इंडिया पाकिस्तान, बट दिस टाइम एयरफोर्स नेवी विल, अगर चाइना के साथ होता है कुछ, तो एयरफोर्स नेवी विल प्ले बिगर रोल देन दे डिड इन द पास्ट। सो इंडिया प्रोबेबली इज थिंकिंग के उसमें ट्रांसपोर्ट का भी, चिनूक्स वगैरह का भी रोल है। ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का, अपाचे हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So, yeah, the Air Force needs this as an exercise to do certain things that it thinks it needs to do to defend. Especially अब जो चाइना जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, खास तौर से लद्दाख वगैरह एरिया में, so they want to do this, they want to do certain exercises. हो सकता है कि they are anticipating के if there is another encounter. देखिए, 62 से लेके 2021 तक तो गोलियां भी नहीं चली थी ना इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन अब रिसेंटली सितंबर वगैरह में शायद लास्ट ईयर फायरिंग हो चुकी है, बुलेट्स हैव बीन फायर्ड। सो दे आर थिंकिंग कि हो सकता है देयर माइट बी एस्केलेशन, और ये मैप्स का जो चक्कर हुआ है उसके बाद। बट आई आल्सो थिंक इस तरह के एक्सरसाइजेस को प्लान करने महीनों लगते हैं, सो दिस मस्ट बी समथिंग दैट दे आर प्लानिंग एज ए प्रीकर्सर टू गोइंग एंड प्रैक्टिसिंग। शायद अक्टूबर में वो ग्रीस में मल्टी नेशनल एयरफोर्स ड्रिल्स वगैरह हो रहे हैं। सो इट इज आइदर पार्ट ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो एयरफोर्स को ज़रूरत है करने के लिए। और मुझे लगता है कि दैट इज़ द केस, इसलिए कि इतना लंबा कर रहे हैं, सितंबर 4 से 14 तक। अगर खाली ये G20 के लिए होता तो क्यों इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें? दे कुड हैव डन इट फ्रॉम 8 to 10 या एक दिन का शो। So that is one thing. The other thing ये है कि इंडिया शुड बी केयरफुल। अगर इंडिया अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बताने की कोशिश करे, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज को, तो वेस्टर्न लीडर्स ये समझना रहे कि ओ, इंडिया डजंट नीड आवर हेल्प, इट कैन हैंडल चाइना ऑन इट्स ओन। सो जब खुदा ना खास्ता जब जरूरत पड़ी, दे माइट बी रिलक्टेंट टू प्रोवाइड हेल्प, सेइंग यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू थॉट, मतलब इतने आप त्रिशूल वगैरह लेके फिर रहे हैं पूरे नॉर्थ में, तो कर लें। So India wants to project its strength and say we are a strong partner, but also should be careful not to over show its strength, that it may not get the help it needs from the West, especially the US. US के साथ अप्रैल में भी एक ड्रिल हुआ था, एयरफोर्स ड्रिल, आगरा के एक बेस के पास, 2-3 बेसेस में आगरा was one of them. So there is more military activities going on. तीसरी चीज ये है कमर साहब कि partly because we are more interested in मतलब geopolitics और इस तरह की चीज़ें, हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं। जो आम लोग हैं, they don't pay attention, and that these things would have been happening in the past also. अब इंडिया में एक
थोड़ा हाइपर नेशनलिज्म का भी बुखार चल रहा है कई सालों से, रिसेंटली 2-3 साल से. So these things are getting more attention, you know. फॉर एग्जाम्पल, भाई पहले कौन जावलिन के बारे में बात करता था? कोई नहीं. अब जब से इंडिया के पास अब वर्ल्ड क्लास जावलिन थ्रोअर आ गया है, अब उस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं ना, बिकॉज दे हैव अ विनर गोइंग, सो दे आर पेइंग मोर अटेंशन. सो इस तरह से भी कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया का इतना चर्चा चल रहा है, द राइजिंग वर्ल्ड पावर. खुद मेरी किताब आई है द राइज ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड पावर. आप लोग दोस्तों से कहिए, व्यूअर्स शुड ट्राई एंड रीड दैट बुक. तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर पेइंग मोर अटेंशन टू दिस. और मतलब क्या फॉरेन लीडर्स क्या एक्सपेक्ट करें कि वो अपने होटल के कमरे में टीवी ऑन करेंगे तो देखेंगे ये शो? लाइक इज बाइडेन गोइंग टू वॉच मिराजेस? नॉट रियली ना. तो but it will be in the front page of the newspaper. Shayad they are hoping that there is but I think this is all signal to China कि भाई we are not a pushover, we are ready for you. I think उसका मकसद वो है कि we have the बेसिकली ये तो अमेरिका को भी, वेस्टर्न पार्टनर्स को भी बताने की जरूरत है ना कि हमारा जो मेन राइवल है वो चाइना है, और इसीलिए हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. ये तो इनको एक जैसे वो कहते हैं ना कि एक ब्राउनी पॉइंट सॉर्ट ऑफ थिंग. पाकिस्तान तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन अमेरिका खुश हो जाएगा इस चीज से, और बहुत सारे लोग खुश हो सकते आई हैं. थिंक कि जो अप्रैल में अमेरिकन एयरफोर्स के साथ जो जॉइंट एक्सरसाइजेस हुए, और जो मालाबार जो हुआ, जापान के पास हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पास हुआ शायद इस बार, राइट? पहली बार, यूजुअली यही होते. सो इट वाज लाइक ए क्वाड एक्सरसाइज ना, क्वाड के पूरी नेवी एक्सरसाइज. आई थिंक वो दो एक्सरसाइजेस वेर मोर from a foreign policy and diplomatic perspective more powerful signals to China than ये solo event. मैं चाइनीज एक्सपर्ट से जब बात किया एक दो, they are not worried about India's military capabilities. उनको इंडिया की, they are neither impressed nor worried. What they are worried about is the economic side of it. खास तौर से जो रीलोकेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग की. अब देखना चंद महीनों में, सितंबर 14 शायद को iPhone 15 लॉन्च होने वाला है, एंड दैट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम इंडिया, नॉट चाइना. So those are the things जिससे चाइना घबरा रहा है, from the economic challenge जो इंडिया प्रेजेंट कर रहा है, rather than the military challenge. मिलिट्री चैलेंज तो वो तो यूएस से compete करना चाहते हैं ना. नेवी भी अब उनकी in terms of numbers is bigger than US. और मैं एक दो पेपर्स पढ़ा हूँ, ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं गया, बट दे आर सेइंग के इट इज़ स्मॉलर बट मोर न्यूमरस. बट लेकिन जो छोटे शिप्स हैं, छोटे डिस्ट्रॉय व्हाटएवर, बट दे हैव मोर पंच. तो साइज में छोटी है शेप, लेकिन कैरीज मोर वेपन्स, मोर गन्स, इस तरह. सो दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द यूएस नेवी. सो प्लस आई थिंक के India is giving up on, I think, diplomacy with China. और वो पिछले हफ्ते इंडिया के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स ताइवान भी गए थे. तो इंडिया ने पहले कभी ताइवान की सिक्योरिटी और मिलिट्री में इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन अब ले रहा है, बिकॉज दे थिंक दे माइट बी इन अ बैटल. सब कह रहे हैं कि 4-5 साल में चाइना हमला कर देगा ताइवान पे. आई डोंट नो वेयर दे आर गेटिंग दैट टाइमलाइन फ्रॉम एंड व्हाई डू दे थिंक दैट विल हैपन. बट देखिए, द यूएस हैज बिकम मोर पावरफुल. आज का यूएस इज मोर पावरफुल देन द यूएस 2 साल पहले. प्लस यूएस की इकोनॉमी भी ज़्यादा रोबस्ट हो गई है पिछले, तो डॉलर भी काफ़ी मजबूत हो गया है. So the US is also more committed to Taiwan now than it was before. अब तो खुलेआम हथियार दे रहे हैं ताइवान के लिए, वेपन्स है बजट में. ठीक है, इट्स नॉट वेरी बिग अमाउंट, 400 मिलियन के करीब, 370, लेकिन उनको हथियार जा रहे हैं वो अमेरिकन पैसों से जा रहे हैं. जो बेच रहे हैं वो तो अलग ही है, लेकिन दे भी रहे हैं हथियार. So I have a feeling के the timeline के China will do something 3-4 years from now.
China की economy is not doing very well. US economy is doing much better. India's economy is doing much better. Australia तो है ही वहाँ पे. And Japan is committed more to defense. आइंदा 2-3 साल में वो अपना डिफेंस बजट को डबल कर रहे हैं. So the quad alone अगर आप देखें तो बड़ा मजबूत हो रहा है. So why do people think, unless they think है बिल्कुल ही बेवकूफ भेजा नहीं भूसा भरा हुआ है चाइनीज के दिमागों में. I don't see that China. देखिए परसेप्शन ये है ना कि यूएस यहाँ है चाइना यहाँ है, लेकिन यूएस इज नॉट अलोन. यूएस इज विद सो मेनी allies. तो गैप बहुत ज्यादा है. अगर आप यूएस के ऊपर जापान डाल दें, इंडिया डाल दें, ऑस्ट्रेलिया डाल दें, नेटो डाल दें, तो आप देखें कितना गैप है चाइना के साथ. So why is China thinking it is ready to take on the US? No. लेकिन डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि when will it comes to proper military मसल शोकेस करने का वक्त आता है तो हर मुल्क उतनी अपनी कैपेबिलिटी भी नहीं दिखाता, नेटो में वो पैसे नहीं देते. आप यूक्रेन को देख लें क्या हुआ है, कल को लड़ना पड़ा तो सारे डिपेंडेंट हैं चीन के ऊपर. किसी जान जानी है सारा. अभी रशिया की सप्लाई चेन से वरिड थे, वो चाइना की सप्लाई चेन पे किधर जाएंगे. ये तो गुडविल, ये तो सिचुएशन बहुत ग्लैमराइज लगती है ये कहते हुए कि वो बहुत बड़ा ब्लॉक है, बट व्हेन द टाइम विल कम, आपको नहीं लगता थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए सर, आई थिंक अगर आपका बच्चा मुझे अटैक करा तो शायद मैं जूते खा जाऊं. छोटा बच्चा मुझे पोक कर रहा, अंकल अंकल कह के मार, मैं उसको धक के तो नहीं दे सकता ना, राइट? अरे नहीं मत करो मत करो, आई विल बी पुशिंग अवे द चाइल्ड. वो मेरे आंख में उंगली डाल दिया तो अंधा भी हो जा सकता हूँ. लेकिन अगर आप मुझे अटैक करें देन आई कैन फुल फोर्स से मैं आपको लगा सकता हूँ. समझ रहे ना? आई कैन यूज ऑल द टेक्निक्स एंड माई स्ट्रेंथ, बिकॉज कोई मुझे ये नहीं कह रहा कि बच्चे को मार रहे हो, राइट? दे विल से कि भाई ये तगड़ा बंदा इन्हें अटैक कर रहा है, पंजाबी, ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ. So I think America militarily will do better against countries than it does against say Taliban वगैरह. तो ये जो अफगानिस्तान के परफॉर्मेंस वगैरह पे ना जाए. If you want to see, जो रेड आर्मी थी ना रशिया की, उसकी जो मिनिएचर वर्जन इराक की फौज थी 2003 में. अगर आप उस जमाने में जाके देखते हैं तो इराकी आर्मी एंड पावर काफी टॉप 6-7 में गिनाया जाता था. उसको तो 2-3 दिन में तबाह बर्बाद कर दिया ना यूएस. सी, यूएस कैन अनलीश इट्स एंटायर फोर्स अगेंस्ट ए कंट्री. अगर चाइना से जंग होती है तो देन यूएस कैन लॉन्च 1000 क्रूज मिसाइल्स अगेंस्ट चाइना's एयरफोर्स, नेवी, बमबारी. 6000 हवाई जहाज है उनको, दे कैन लॉन्च देम ऑल इन द एयर. ड्रोन्स ये वो सब पूरी पूरी तरह से मार सकते हैं ना उनको. तो बच्चा थोड़ी है जो जिसके साथ आप अरे रुको यार वैसा. So I don't think that the military to military there is any competition at all, and the US will work with allies. See, that is the thing. मतलब अब और ये और बात है कि पिछले चंद सालों से हमने ये देखा है कि मिलिट्री पावर इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू पॉलिटिकल आउटकम्स. अमेरिका ने 20 साल झक मरा दिया अफगानिस्तान में. जो 2001 का जो सिचुएशन था अफगानिस्तान अंडर तालिबान, आज 20 साल के बाद वही है. अफगानिस्तान अंडर तालिबान विद आइसिस इन अफगानिस्तान, विद अल-कायदा इन अफगानिस्तान, और एक दो बड़े नए भी आ गए, टीटीपी. इराक का भी वही हाल है. ठीक है, सद्दाम हुसैन चला गया, बट दैट्स वन गाय. आप उसको असैसिनेट भी कर सकते थे. जंग लड़ने की क्या जरूरत है? सो इट इज वेरी क्लियर के military force is not resulting in political victories. जो रशिया को भी ले लें, क्या रशिया की political victory थोड़ी हुई है यूक्रेन में? ना military victory हो रही है ना. So I can't see in the 21st century there is no military means से कोई political victory मुझे नजर नहीं आ रही. So ये चाइना के दिमाग में अगर ये बात आ गई then you should keep this in mind and say कि ताइवान हो या इंडिया हो या वियतनाम हो या फिलीपींस हो, ब्रुनाई, इन सारों को तंग किया हुआ है ना उसने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में. चाइना वन बाय वन रिजॉल्व कर लेना चाहिए सबके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स.
and move forward economically. और ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है ना, ये एक आध थोड़ी बहुत जमीन इधर उधर, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस दे आर नॉट वेरी लिवेबल या रिसोर्सेज हैं। ये और बात है कि वो सम ऑफ दोज आइलैंड्स आर स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, बट अदरवाइज अननेसेसरीली यू नो कि आपका इट इज़ अ ड्रेन ऑन योर मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अगर जंग नहीं भी हो रही है, वॉर प्रिपेयर्डनेस में बहुत पैसे लगते हैं ना। द प्रिपेयरनेस, अब ये जो इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है त्रिशूल की, इट इज वॉर प्रिपेयरनेस, इज गेटिंग रेडी इन केस ऑफ वॉर, सो इट्स गोइंग टू कॉस्ट देम। सोचिए आप अगर 2-3 जहाज गिर गए एक्सरसाइज में, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हो जाते हैं ना। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही। और मैं देख रहा हूँ कि फ्रांस जैसे राफेल लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट हैज़ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। इसके बगैर तो वो नहीं कर रहे। ये यही सुनने में आ रहा है, यही 4-5 मुल्क जो हैं ये इनके साथ होंगे। वो त्रिशूल में नहीं है, वो ग्रीस में, सॉरी, वो अक्टूबर में ग्रीस में होंगे। वो अच्छा, मैं आई वाज त्रिशूल थिंकिंग कि शायद त्रिशूल जो हो रहा है, वो जो 14 सितंबर 14 4 से जो 14 हो रहा है, इट्स ओनली इंडिया। अलबत्ता अक्टूबर में देयर इज अनदर मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, नहीं, फ्रांस वो भी एक हो रहा है, लेकिन ये मैंने ये खबर पढ़ी है कि हो सकता जी जी, है। प्रोबेबिलिटी है कि जो देखा मैं, जो जहाजों के नाम वगैरह थे, दे वर ऑल इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स। हाँ हाँ हाँ, शायद मे बी मैंने मुझसे गलती लगी होगी। एनी हाउ डॉक्टर साहब, मूविंग फॉरवर्ड, एक दो और छोटे छोटे पॉइंट हैं। एक तो आज वो सैटेलाइट सूरज पे भेज दी, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? जस्ट एक साइंटिफिक एडवेंचर, बीइंग इन एलीट क्लब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, बिकॉज ये इंडिया कर रहा है, इतना अटेंशन लोग पे कर रहे हैं, बिकॉज इट्स हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स अ सोलर, राइट? अदिति L1 जो जा रहा है, ये दिस इज सो बिकॉज नासा इस तरह के प्रोजेक्ट करते रहता। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि पिछले एक साल में व्हाट नासा हैज डन। आर्टेमिस के बारे में जानता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, so there was a discussion that India will also become part of our Artemis. That means the US is planning to send human beings back to the moon, right? वो प्रोजेक्ट है जिसमें कई कंट्रीज इन्वॉल्व है, अब इंडिया भी इन्वॉल्व है। बट ये फ्रॉम ए साइंटिफिक परस्पेक्टिव इट इज वेरी यूजफुल। देखिए, देयर समथिंग कॉल, स्पेस में भी वेदर है, वैक्यूम जरूर है लेकिन वेदर होता है। और दिस वेदर, जो स्पेस का वेदर है, इट इज अफेक्टेड अ लॉट बाय सोलर फ्लेयर्स, स्टॉर्म्स वगैरह। जो सूरज है, इट्स लाइक करोड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब्स समझे आप, आर गोइंग ऑन एट वन टाइम। वो रोशनी, वो लाइट, वो एनर्जी वहां से आती। तो उससे क्या होता है, वो सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो सोलर फ्लेयर, जो जो वेदर, जो सूरज का वेदर बदलता है, इट इम्पैक्ट्स द स्पेस का वेदर एंड इम्पैक्ट्स द सैटेलाइट्स। तो अगर आपके सैटेलाइट जद में आ गए तो वो तबाह हो जाते हैं। सो देर इज अ पॉइंट कॉल्ड लेग्रांज पॉइंट, जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी और सूरज की ग्रेविटी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो वहां जा रहा है, वो पॉइंट पे जा रहा है वाला है अदिति। तो वो जब वो पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वो हवा में हवर करेगा। इधर से भी कोई नहीं खींच रहा है, उधर से भी खींच रहा है, या इक्वल खींच, इट विल जस्ट बी सस्पेंडेड कहिए स्पेस में, विच मीन्स इट विल नॉट स्पेंड एनर्जी टू बी वेयर इट इज। तो वहां से वो ऑर्बिट करेगा सूरज की, लाइक लाइक द अर्थ, पैरेलल टू द अर्थ। वो ज्यादा ज्यादा करीब नहीं जा रहा है, सिर्फ 1% है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इट्स नॉट के सन को जा रहा है, वो ज्यादा करीब जाएगा वो जल जाएगा, राइट? सो इट इज द डिस्टेंस, तो वो बहुत, in terms of the distance between earth and sun, it's covering very little, but it is closer to the sun, and it will hover and it will send back information about the weather of the sun primarily. दूसरे चीजें भी रिसर्च करेगा, whatever information। 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ 7 इंस्ट्रूमेंट्स को लेके जा रहा है सैटेलाइट, एंड वहां से इट विल बी एबल टू गाइड नॉट जस्ट इंडियन सैटेलाइट्स, बट जितने भी सैटेलाइट्स अफेक्ट कर रहे हैं बाय। सो बेसिकली सेइंग कि भाई, आपने एक
समंदर में एक जहाज भेज दिया है विच टेल्स यू कि अरे स्टॉर्म आ रहा है, हाई टाइड, लो टाइड, ये वो आ रहा है। आप जो दूसरे शिपिंग शिप्स जा रहे हैं, कमर्शियल शिप्स, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेदर डेटा। तो वो स्पेस में हो रहा है, समझे। तो जो कमर्शियल सैटेलाइट वगैरह हैं, यू कैन रीलोकेट द सैटेलाइट्स ना, सैटेलाइट्स पे लगे हुए होते हैं जेट्स। तो अगर आपको रीलोकेट करना है, उसको रीबैलेंस करना है, तो कर दे सकते हैं। तो अगर वेदर खराब हो रहा है स्पेस पे, then you move your satellite and you go back into the orbit that you want. So it is not a ऐसे ही बेकार एक्सरसाइज नहीं है वो। It has a scientific और it's not very expensive. $46 million का वो प्रोजेक्ट है। So it's a good thing। मतलब अब इनको, मतलब India now has a new technology and they will try to see how much more they can do. In fact, it is quite possible कि वो जो real time solar weather data उनको मिल रहा है, they might be able to even sell it to other people who have more commercial satellites. बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब। प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं इंडिया, और सुनने में आ रहा है कि एक बायलैटरल मीटिंग भी हो रही है 8 तारीख को। एक तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? काफ़ी लंबा विजिट है, इससे पहले भी सदर आते रहे हैं, वो लंबा रहते हैं। व्हाट्स द लॉजिक टू बी इन इंडिया फॉर मैनी डेज, जैसे 4 दिन का विजिट, बाकी जगह जाएंगे 2 दिन 8, इस 9, तरह। 10 को रहेंगे वो इंडिया में। सुना 7 को आ रहे हैं, 7 से 10। 7 को यहाँ से निकल रहे हैं ना, अच्छा, 7 को यहाँ से निकल रहे निकल रहे हैं। तो हैं। 8 को he's going to meet Prime Minister Modi. The bilateral is on the 8th। 9th 10th को G20 की समिट है, और 10th को वियतनाम जाएंगे। तो वियतनाम में टप खाकर अलास्का, सितंबर 11th को अलास्का आ जाएंगे। He can't stay out of the US on September 11th। Yes, 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 So yes, yes. basically वो, I think he's going to spend a few hours in Vietnam and then he will come to Alaska। मेरे ख्याल से पूरी फ्लाइट के लिए टाइम नहीं है। बाय द टाइम ही कम्स टू डीसी शायद सितंबर 11 खत्म हो जाएगा। सो इट्स कमिंग इन उधर से वियतनाम से अलास्का करीब पड़ेगा। सो इट्स कमिंग दैट वे so that he can be in the US। जो मेन इवेंट्स है सितंबर 11 के, वो सारे कमला हैरिस करने वाली है। सो बट इट शोज हिज कमिटमेंट टू G20 ना। और एजेंडा कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं वो जॉन पियर जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है, शी वाज सेइंग ही इज गोइंग टू कमिट हिज he is going to recommit himself to G20's economic functions। मतलब प्रेशर पड़ रहा है कि तुम G20 को क्या जियोपॉलिटिकल बना रहे हो ये। बट so he's trying to recommit himself to G20 as an important premier। अफ्रीका को फुल मेंबरशिप मिलेगी या नहीं मिले, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी ने तो लेटर भी लिखा था उसके सपोर्ट में, और जो अफ्रीका समिट हुई थी उसमें बाइडेन ने इनवाइट भी किया था। मैंने एक्चुअली आई हैव डन अ होल शो ऑन द अफ्रीका समिट, जिसमें आई हैव द क्लिप ऑफ बाइडेन saying that I'm committed to making Africa a full member of G20। अलबत्ता बाकी सारे क्लाइमेट चेंज, प्लानट, मतलब वेदर, ये वो जो एजेंडा है मोदी का इतना बोरिंग है, मैं तो बोर हो जाऊंगा उसमें। बिकॉज इज नॉट एनी जियो पॉलिटिक्स, सारे का सारा एनवायरनमेंट को लेकर है। ट्रांजिशन टू, मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे जाएंगे, कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के जिक्र है। आई हैव अ फीलिंग के ऑफ द मतलब ऑफ द एजेंडा जो डिस्कशन होगा वो मैप्स का जरूर होगा। आई होप मोदी ब्रिंग्स इट अप कि ये जो चाइना ने जो मैप्स पब्लिश किए, जिसमें वो इंडिया के लद्दाख का कुछ हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, एक पूरा का पूरा स्टेट वो अपने कब्जे में, अपने नक्शे में बता रहे हैं। सो आई थिंक दैट इशू विल कम अप। एटलीस्ट मोदी शुड ब्रिंग इट अप, इवन इफ इट इज नॉट ऑन द एजेंडा के अगर बाइडेन, in fact what perhaps they should try to do is to एक आध पैराग्राफ ही डाल दे G20 रेजोल्यूशन में। चाइना will try to block it, but to say territorial sovereignty के अंदर किसी ना किसी तरह से they should put that thing there कि India is not happy with that। और I think Biden will try to put pressure on मोदी के आप कुछ ना कुछ करें यूक्रेन के लिए। Americans are not happy that Zelensky is not invited for G20। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मैं तो मजाक से कर रहा था अपने शो पे कि जब वो लैंड करेंगे ना, मैक्रॉन, ऋषि सुनाक और
बाइडेन जरा हवाई जहाज को केयरफुली चेक करे, कस्टम्स वाले, कहीं वो जेलेंस्की को छुपा के तो ना लेके आ जाए into the convention. So तो एजेंडा तो अब यूक्रेन का एजेंडा आएगा, देखना, the West will लेकिन put. फिर डॉक्टर साहब, अमेरिका अगर रशिया नहीं सॉरी यूक्रेन नहीं आ रहा, जेलेंस्की वहां नहीं आ रहा, तो इट मींस कि फिर वो तो अमेरिका को स्नब कर दिया इंडिया ने, क्योंकि पुतिन भी नहीं आ रहा। बहुत चलो क्लेवरली किया, the way they did हाँ? it was quite clever. तो जब इंडिया का जब अनाउंसमेंट हुआ था ना कि इंडिया इज नाउ गोइंग टू बी द चेयर एंड टेकिंग ओवर फ्रॉम, जेलेंस्की आया था इंडिया? नहीं, वहां पर बाली में, सो पिछले G20 के बाद, सो इंडिया इमीडिएटली अनाउंस्ड हु इट इज इनवाइटिंग, और फिर चेंज नहीं किया उसको। तो प्रेशर इंडिया पे बाद में पड़ने लगा, वहां पे जबरदस्ती हिरोशिमा में उसको मुलाकात करवा दी ना। आपने फोटो देखा ना जेलेंस्की और मोदी का, वेरी क्लियरली मोदी ऐसा लग रहा था कि ये हजम नहीं होने वाला, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे टेबल पे किसने ये कीमा ला कर रख दिया उस तरह का फेस था ही वॉज नॉट हैप्पी विद जेलेंस्की। वहां पर एक मुस्कुराहट नहीं थी, किसी भी फोटोज में आप जाके देख लें पूरे के पूरे। एंड नहीं इनवाइट किया, बहुत प्रेशर तो था इंडिया के ऊपर टू इनवाइट हिम एटलीस्ट, और उसने खुद बहुत प्रेशर डाला, उसने फोन भी किया, आई वांट टू कम फॉर G20, आई वांट, उसको साफ कह दिया नो तो नो। आई एम वेरी वेरी थ्रिल्ड विद दैट के उन्होंने ना पुश थी। बहुत कम कंट्रीज ये करते हैं, अमेरिका के दबाव में आके ना, दे विल डू थिंग्स व्हिच दे डोंट वांट टू डू। आप देखें सऊदी अरब में 2 बार चक्कर काट चुका है वो जेलेंस्की, उसको अब आया तो उम्रा भी करवा लेते हैं, लाइक व्हाट द हेक। सो तो द थिंग इज के आई एम वेरी हैप्पी के इज नॉट, ये नहीं कहना आई डोंट केयर अबाउट यूक्रेनियंस एंड ऑल, बट आई डोंट लाइक द जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है अबाउट यूक्रेन, आई कंप्लीटली फंडामेंटली डिसएग्री। के दिस इज, अमेरिका इज सपोज्ड टू बी द ग्लोबल पीस मेकर, अमेरिका ने पीस इनिशिएटिव शुरू नहीं किया देखो अभी तक, इट इज द यूएस विच इज प्रॉपर। अगर अमेरिका सपोर्ट छोड़ देगा यूक्रेन, ये वॉर खत्म हो जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले ऑर्बैन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर है, उनका इंटरव्यू हुआ यहाँ पे, एक टक्कर कार्लसन नाम का बहुत कंट्रोवर्शियल और कंजर्वेटिव होस्ट है जो फॉक्स पे हुआ करता था, ही वाज द नंबर 1 शो, उसको निकाल दिया फिर फॉक्स से, और फिर वो बेसिकली ट्विटर एक्स पर कर रहा है अपने शोज। उसने उसका पिछले ट्रम्प के साथ इंटरव्यू कुछ 290 मिलियन लोगों ने देखा, एटलीस्ट व्यूज ऑन दैट। तो उस पे ऑर्बैन वाज वेरी क्लियर कि द यूएस स्ट्रैटेजी इज प्रूविंग रॉन्ग, एक तो ये है, और दूसरा ही इज वेरी क्लियर कि यूक्रेन ये जंग जीत ही नहीं सकती, तो द वेस्ट हैज कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, रशिया लड़ते ही रहेगा कि पूरे के पूरे इनके बंदे मर जाए, जब फिर कुछ नहीं बचेगा देन खत्म होगी जंग। So he's saying that the West has misunderstood Russia and there is no victory for Ukraine, and so the only solution is कि आप negotiated peace करें। क्रेमलिन भी नहीं वो जो क्राइमिया के पीछे जो पड़े हुए हैं ये, वो भी नहीं होगा, you know। एंड देखना इलेक्शन के करीब एकदम आई सस्पेक्ट ये पलट ना जाए, बाइडेन अपनी जान बचाने वो यूक्रेन को डुबा देगा, बिकॉज काउंटर ऑफेंसिव इज नॉट सक्सीडिंग। अगर काउंटर ऑफेंसिव को फेल करार दिया जाता है, देन इट्स अ फेलियर ऑफ बाइडेन। इतना एसोसिएट कर चुका है क्लोजली विद द यूक्रेनियन कॉज, नाउ इट बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर ऑफ बाइडेन्स फॉरेन पॉलिसी। अगर ये काउंटर ऑफेंसिव फेल हो जाता है एंड रशिया देन begins to launch its own counter offensive, विंटर में उतना जंग नहीं होगा, अब अक्टूबर मे बी अक्टूबर तक लड़ सकते हैं, पर उसके बाद दे विल हैव टू मेक अ कॉल ऑन दिस, इट्स ओवर। और मतलब रशिया के तरफ से ये तो तंग तो कर रहे हैं ड्रोन से रशिया को, लेकिन जो रेस्पॉन्स आ रहा है दैट्स मोर एंड मोर फेरोशियस। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद, शहरें तबाह हो गए, दे डोंट एग्जिस्ट नाउ, मेनी सिटीज इन यूक्रेन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये
एक तो अगर इंडिया ने बुलाया नहीं है, अमेरिकन नाराज़ हैं, एजेंडा जैसे आप कह रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रांजिशन इंडिया वही देख रहा है जो उसको सूट कर रहा है। सो अमेरिका के अंदर आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़ी ये बहस तो है कि, और सारे यही कह रहे हैं कि वैल्यूज़ की बात नहीं की जा सकती, शेयर्ड इंटरेस्ट की बात करनी है, और वही सारा कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट कंक्रीट इससे आता है G20 से। अगर जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं आती, जो कि कहा जा रहा है कि 2008 के बाद पहली दफ़ा होगा कि जॉइंट स्टेटमेंट एक नहीं आती अच्छी, तो कई चीज आपको हो रही लगता है, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन G20's history, and it is also possible कि there will be no joint communique. देखिए, अगर शी जिनपिंग वहां होते ना, तो मोदी कुड हैव पर्सनली कन्विंस्ड हिम कि चलो यार थोड़ा पोजीशन तुम मॉडरेट कर दो अपनी. ली क्वान को नहीं कह सकते बिकॉज ही इज गोइंग टू से ये तो मेरे पे स्केल के अबव है, राइट. ही विल हैव टू कॉन्टैक्ट शी एंड देन ट्राई टू चेंज द पोजीशन ना. तो पर्सनल डिप्लोमेसी खत्म हो गई. देयर इज नो पर्सनल डिप्लोमेसी वहां पर, बिकॉज द गाय हैज टू कॉल हिज बॉस ऑन द फोन, और वो वहां से थोड़ी करेगा. ही हैव टू गो टू अ सेफ प्लेस ना. वहां पे दे मस्ट बी हैव सम सिक्योरिटी का कोई, I don't know whether there's only one place where everybody will go and make their secret phone calls, या वो अपने हर होटल में हर बंदे के पास safe communication centers हर country का है या नहीं. I don't know how that is arranged there. But he has to go, and he's not going to make a random phone call. थोड़ी करेगा. He'll have to go to a safe place to call. So that's why I feel कि थोड़ा नेगोशिएशन दोनों रशिया के साथ हो सकता है कि लैवरोव क्योंकि इतना क्लोज है पुतिन के, और इज बीन सो सीनियर कि मे बी पुतिन माइट गिव मोर अथॉरिटी टू लैवरोव, लेकिन ये शी नहीं देने वाला इस बंदे को. ही इज नॉट गोइंग टू हैव दैट मच अथॉरिटी जितना लैवरोव के पास आ गया हो, गोइंग फॉरवर्ड. लेकिन अगर आप देखें जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं एटलीस्ट दुनिया में, मतलब आप जाके जो मेजर आया फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को देख लें, राजा मोहन का आर्टिकल है. राजा मोहन का आर्टिकल ब्रिक्स पर है. अभी एशिया सोसाइटी का पैनल में देख रहा था, बहुत जबरदस्त, जिसमें राजा मोहन भी है और सुहासिनी हैदर वगैरह हैं. दे आर डिस्कसिंग ब्रिक्स एक्सपेंशन, नॉट G20 summit which is around the corner. वो दिल्ली में बैठ के ब्रिक्स की बात. So what has happened is कि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है वो थोड़ा G20 का थंडर भी चुरा लिया है. Because the focus is it meaningful, is it not? Is BRICS changing geopolitical order or not? BRICS में why are so many countries lining up to join BRICS? What is so attractive? So ये सारे सवाल उठ गए ना एक्सपेंशन की वजह से. तो G20 मतलब खुद अमेरिका ने सड़ा दिया G20 को यूक्रेन का नौकर बनाकर. Like everybody knows कि he's going to then go there and then say यूक्रेन करेंगे. ये बैठ के ये मैक्रॉन, ऋषि सुनाक, ट्रूडो, सारे के सारे. Hopefully the Japanese Prime Minister will try to talk about other things. अब उस पे प्रेशर पड़ जाता है ना, इंडिया पे मोदी पे पड़ जाता है to talk about anything other than the G7 agenda. India should try to develop a special relationship with Japan independent of the Quad के पहले था वो जो शिंजो आबे के साथ they had very good relations. They say कि शिंजो आबे की वजह से इंडिया joined Quad, not because of the US. So he gave a major speech in Indian Parliament में, तो उसने पहले स्पीच दी थी आबे ने. हाँ. तो इंडिया में अभी किताब भी छपी शिंजो आबे के ताल्लुक से. यस, अभी रिसेंटली. आई थिंक उसमें जयशंकर साहब का भी कोई चैप्टर है. अच्छा. हाँ, वो उसकी इनॉग्रेशन में थे, वही थे मेरे ख्याल चीफ गेस्ट. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब. सर बहुत शुक्रिया. वेलकम. थैंक यू कमर साहब. थैंक यू सर.